दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि क्लास हर रोज़ नहीं दे पाता आपको, क्योंकि बस थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है मेरा भी। तो जो क्लास होगी वो बेहतरीन होगी। तो आज ये मॉडल पेपर 33वां हल करेंगे, हरियाणा जीके प्लस साइकोलॉजी का। तो पहले साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे, धमाकेदार प्रश्न हैं, आए हुए हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में। तो आइए बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए अपना काम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने साइकोलॉजी से है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। तो क्या है प्रतिरक्षा प्रक्रिया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ऑप्शन नंबर डी। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे? तो किस में रखेंगे भाई? तो इसमें हो जाएगा क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी क्षतिपूर्ति हो जाएगा इसमें। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो किस में सहायता करता है रक्षा तंत्र? तो इसका क्या हो जाएगा? देखो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र जो है हमारी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी। शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र सबसे संतोषजनक होगी? तो कौन सी होगी इसमें? तो अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, अतिकल्पना। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है, क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष। भग्नाशा मतलब, भग्न का मतलब टूटी हुई आशा, आशा, होप जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, युक्तिकरण। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये नहीं होता युक्तिकरण। तो यही है ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक बोलने का प्रयत्न करता है तो इसे कहते हैं, तो इसे दमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दमन कहलाता है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्नलिखित में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? क्षतिपूर्ति हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी कि अपने लक्ष्य को बदल लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्नलिखित में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है प्रक्षेपण। क्या? प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी कमी को दूसरे पर थोपना, ये हो जाएगा इसका। दिवास्वप्न एक सामान्य समस्या है, किसकी है? अपराधी बालक की। दिवास्वप्न का मतलब कल्पनाओं में डूबे रहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। किशोरों को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता,
यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर का। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, तो क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे तीनों ऑप्शन, कुंठा, तनाव, द्वंद्व, ये तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। यह कथन है, किसका है? तो ये फ्राइड का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कोसमायोजित बालक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, तनावयुक्त होता है, तनावयुक्त होता है। शिक्षक के कोसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे ऊपर वाले। शिक्षक द्वारा मित्रों में दोष निकालना, आत्मविश्वास में कमी, छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार करना, तो ये इसमें कोसमायोजन को प्रकट करने वाले उदाहरण नहीं है शिक्षक के। आगे देखो, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें तीनों ही हैं। संतुलित रहता वो, संतुष्टि एवं सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, ठीक है, तो ये समायोजन का होता है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। व्यक्तित्व का कोसमायोजन प्रकट करता है, तो क्या करता है? तो ये तीनों ही हो जाएंगे, आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्ति और झगड़ालू प्रवृत्तियों में, ठीक है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो वह विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये स्थापन समायोजन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कोसमायोजित बालक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएंगे इसमें। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, परिवेश के अनुकूल स्थापित करने में असमर्थ होता है। ये होता है कोसमायोजित बालक। और कोई व्यक्ति भी होता है, उसके साथ भी यही, उसके भी लक्षण यही होते हैं। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये होता है तदात्म्य, ऑप्शन नंबर बी। भगनाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। किसकी परिभाषा है ये? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलेस्निक की, कोलेस्निक। तनाव का अर्थ है संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता है। तो किसकी है? ये ड्रेवर की है, ड्रेवर, ऑप्शन नंबर बी। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। किसका कथन है ये? तो ये ऑप्शन नंबर ए का है। कौन है वो ए ऑप्शन में? डगलस व हॉलैंड, दोनों हैं। दिवास्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, कल्पनाशीलता से। नेक्स्ट है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अवसरों की प्रतिकूलता। एक स्कूल में से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो ये है केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। किसकी परिभाषा ये? तो ये है बोरिंग, लैंगफोल्ड व बेल्ड की, ऑप्शन नंबर ए। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? तो ये परामर्श की पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी। समायोजन की प्रक्रिया है, तो क्या है? गतिशीलता,
ऑप्शन नंबर बी। समायोजन दूषित होता है किससे? संघर्ष से, वैकुंठा से, ऑप्शन नंबर सी। एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण किसका है? तो यह है समायोजन का। इनके एडजस्टमेंट करना, जो है उसी में संतुष्टि। समायोजन के प्रकार हैं, क्या प्रकार हैं? तो ये तीनों ही हैं: स्थापन समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं व रचनात्मक समायोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समायोजन की विधियां हैं, क्या? प्रतिगमन होता है ये, प्रक्षेपण और उदात्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे देखो, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए, किसका? आत्मनियंत्रण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु गुणा 100, किसका सूत्र है ये? तो ये है वास्तविक आयु निकालने का। आगे देखो, सामान्य बालक की का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 91 से 110 के बीच। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिने। ये जो है साइमन बिने होता है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है, कितनी होती है भाई? 70 से कम, 70 से कम। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बुद्धि के समूह कारक के सिद्धांत के प्रणेता हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है, तो अभी ये रिपीट हुआ प्रश्न, तो ये ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो है हाँ, किसका नहीं, ये स्टेटमेंट है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को, यानी कि रूढ़िवादी धारणा को, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। तो किसका है ये कथन? ये है थ्रस्टन का, ऑप्शन नंबर डी। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो ये तीनों ही हो जाएंगे, केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से और सृजनात्मकता से। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा इसमें। विशिष्ट बालक का संबंध होता है किससे? बुद्धि से, ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो किससे? ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, कहीं ना कहीं जो है ना सभी प्रश्न आए हुए हैं और स्टेट में भी आने की प्रबल संभावना बन रही है, यहीं से उठते हैं प्रश्न सारे। तो अपने साथियों को क्लास शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन
खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो किस पर है? बुद्धि के वितरण पर आधारित है ये। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ यानी कि खाने कितने हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिभाशाली। निम्नलिखित में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो कौन सा किया है? ये बुद्धि संरचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर डी। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्धिक विकास से। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। मानसिक रूप से विकलांग बालक से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ये असामाजिक कार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पीयरमैन ने। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंदबुद्धि में। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्वस्तु। निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो ये होता है लिंग का। ऑप्शन नंबर सी। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? सामान्य बुद्धि में। ऑप्शन नंबर सी। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितनी होती है? 25 से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वो औसत में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। EQ एवं IQ उदाहरण हैं, किसके हैं? ये हैं मानक प्रदत्त के, यानी कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया है क्राइटेरिया, उसके ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो ये अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औसत बुद्धि। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़ बालक। यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है, क्या है? 91 से 111। ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा गया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत।
बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न। तो देखो भाई हरियाणा जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर बी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, मेवात, पलवल और महेंद्रगढ़। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ, तो ये हुआ था पंचकूला में, ऑप्शन नंबर ए। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है, तो ये होता है फल्गु मेले का आयोजन, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न ये, फल्गु मेला कैथल। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्ण करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब था पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ एक साथ किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। श्रीकंठ, किस जिले को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य में कितने नवोदय विद्यालय मौजूद हैं, तो ये हैं 20, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो कौन थे ये? चौधरी देवीलाल, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ लड़ा, तो ये लड़ा था टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची से संबंधित है, तो ये राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, तो ये पानीपत में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये थे न्यायाधीश रामलाल, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो ये पंचकुला में है। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब राज्य में विलय किया गया था, तो ये किया गया था 1858 ईस्वी में। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था अंबाला में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिसार मंडल 5 जिले। आगे हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था, तो ये हुआ था पंचकुला में, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2010 में शुरू किया गया था। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है, तो ये वीरभान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो ये अनुपमा, ऑप्शन नंबर डी। नीतू, ज्योति और साक्षी, इन तीनों ने जीता है। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्रा, जिसको काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना हरियाणा का। अनंगपुर बांध
हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो ये फरीदाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए। अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? तो ये की गई थी 1843 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो ये है कैथल में, ऑप्शन नंबर डी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये भिवानी से, भिवानी में जो सिवानी है तहसील उसके ही। समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर के संपादक कौन हैं? तो ये है प्यारेलाल, रंगीला मुसाफिर प्यारेलाल। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वों तथा उनके जन्मस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये जो है जूही चावला सिरसा, ये सही नहीं है। और सारे यशपाल शर्मा हिसार से हैं, जगदीप हुड्डा रोहतक से, रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं, प्रणीति चोपड़ा अम्बाला से हैं। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो ये झज्जर जिला नहीं आता इसमें। किस वर्ष का सूरजकुंड मेला नगद विहीन यानी कि कैशलेस मेला कहा गया था? तो 2017 का। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये हिसार, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये है अम्बाला। और प्रतिशत के हिसाब से जो होती है वर्षा वो है यमुनानगर का छछरौली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1998 से प्रभावी पूर्ण महानिषेध की घोषणा की गई थी? तो ये की थी बंसीलाल ने, ऑप्शन नंबर ए। कोलंबस वेस्ट इंडीज़ खालिस्तान में पहुंचा, तो ये पहुंचा था 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर ए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगरा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था सिकंदर लोधी ने, कब? 1504 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आनंद मठ में, 1896 ईस्वी में। वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन मिलता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सौभाग्य वे पोर्टल की शुरुआत की? तो ये की थी विद्युत मंत्रालय ने। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो ये थे, ऑप्शन नंबर डी, 7 ज़िले। इस समय सबसे बड़ा ज़िला है हिसार, छोटा ज़िला जींद, ऐसा ज़िला जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ वो जींद है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आप सभी को पता है, 10 है। 2 ज़िले आरक्षित कौन कौन से? सिरसा और अम्बाला। सिरसा से एकमात्र महिला एमपी, ये तो पुराने हो जाएंगे भाई, अब के नहीं है। हरियाणा में नवीन पद्धति से बनाया गया पहला शहर कौन सा है? तो यह है करनाल। हरियाणा सरकार द्वारा अपने बजट पर बसाया गया नवीन पद्धति वाला शहर करनाल है। डमरू का बड़ा रूप क्या है? तो ये है डेरू। खिजर खां का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये है सोनीपत में, जो कि जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के वंशजों द्वारा किया गया था। यह भी पठान शैली में समर्पित है। चवन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है डोसी पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ में है। सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक ऐतिहासिक कस्बे
का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था राजबपुर। कौन सी गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो ये कोसली नहीं है, ये महेंद्रगढ़ की है। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1730 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। मांगेराम व गोवर्धन सारस्वत मुख्य सांगी हैं। शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? अम्बाला जिले में। 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये दिया था जींद रियासत ने। आगे देखो, जींद, नाभा व पटियाला ने। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई के साधन क्या है? तो ये हैं नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई करना। और सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली में होती है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। रेवाड़ी से कितने रेलवे मार्ग निकलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। दिल्ली, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रींगस, कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली, लोहारू और दादरी, भिवानी, हिसार, हंसी, सिरसा। हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है हिसार। हरियाणा में सभी गांव में किस वर्ष तक बिजली पहुंच गई थी? तो 1970 में जो है पहुंच गई थी बिजली। चौधरी बंसीलाल करनाल इंदिरा गांधी द्वारा सम्मानित हुए थे उस समय। हरियाणा में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो ये 5। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 18 दिसंबर 1935, ऑप्शन नंबर डी। सिरसा व अग्रोहा के टीले से कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? तो ये हुए थे पंचमार्क सिक्के। 27 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये था राव वीरेंद्र सिंह। थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है, किसमें दिया गया है? तो ये वामन पुराण में दिया गया है। रोल टैक्ट का विरोध किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था अम्बाला जिले में, 3 जुलाई 1919 को। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य से अपना विजय अभियान शुरू किया? तो ये किया था सूरदास ने। हरियाणा में 10 राग युद्ध कुरुवंश के राजा सूरदास और 10 राजाओं के बीच पुरुषनी नदी के तट पर हुआ और इसमें राजा सूरदास की विजय हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 6 जून 2005 को। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा राज्य के किस भाग में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर ए। संगीत के साक्ष्य ईंटों पर अक्षरांकित किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? तो ये अग्रोहा में, ऑप्शन नंबर डी। अथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में से संबंधित है? तो ये है यमुनानगर। कौन सा त्यौहार भाई बहन का उत्सव है? तो ये है सलोणी, जिसको बोलते हैं रक्षाबंधन। यमुना नदी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से नहीं लगती? तो ये अम्बाला से नहीं लगती है। केएमपुरी का पूरा नाम क्या है? केएमपी का, तो ये है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल का निर्माण हरियाणा में किया गया। इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के 5 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम तथा पलवल से गुजरता है। मेवात 5वां जिला है। इस एक्सप्रेसवे को पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? तो ये था करनाल जिले के अंतर्गत। पानीपत जिला एकमात्र ऐसा है जिसका गठन 2 बार हुआ,
पहली बार 1 नवंबर 1989 को पानीपत करनाल से अलग होकर जिला बना। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पानीपत का गठन हुआ। बीरबारा वन अभयारण्य क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है जींद में, जो कि 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फतेहाबाद जिले का रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जाखल, ऑप्शन नंबर बी। फतेहाबाद एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जो जिले से अलग जाखल उप तहसील में स्थित है। मेवात ऐसा जिला है जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है तो ये है 27 डिग्री 39 से 35 डिग्री 55। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी काबुल में। रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चूना, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अपने साथियों को शेयर करना, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।